नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। लड़ाई मुद्दों की है तो वहीं आरोपों की भी है। प्रदेश में कथित शराब घोटाला भी इसी सियासी द्वंद का हिस्सा बना हुआ है। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से केस रद्द होने के बाद अब ईडी ने नए सिरे से जांच करने के लिए एक नई ECIR दर्ज की है। ईडी ने EOW में दर्ज FIR को आधार बनाते हुए ये नया मामला दर्ज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में ईडी ने दूसरी फ्रेश ECIR दर्ज की है और ईडी शराब घोटाले की नए सिरे से जांच करेगी। इसके लिए ईडी ने ACB EOW की FIR को आधार मानकर ये ECIR दर्ज की है। ईडी ने अपनी नई ECR में 17 जनवरी को EOW की दर्ज FIR को आधार बनाया है और नई ECIR में करीब 70 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी अब सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब करेगी। और आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया है। और अब आपको संक्षेप में शराब घोटाला भी समझा देते हैं। ईडी के मुताबिक साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। आरोप यह है कि राज्य में शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय से शराब खरीदने के दौरान काले धन की कमाई हुई। 24 की लड़ाई में इस घोटाले पर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू जी हमारे साथ हैं, अनिल चौहान जी हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल चौहान जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूं क्योंकि अब ईडी नए सिरे से इस मामले की जांच करेगी और इसमें अब ECIR दर्ज हुई है। इसमें कांग्रेस का क्या पक्ष है वो बताइएगा। देखिए, ईडी हो चाहे CBI हो चाहे IT हो, पूरा देश जानता है मनु जी, आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज विपक्ष का कोई दल या कोई नेता नहीं बचा जिसने केंद्र की सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाई या उसको फीडबैक देने की कोशिश की या इनके मुखिया नरेंद्र मोदी और शाह पर सवाल उठाया। उनके खिलाफ ईडी का मामला बनाया जाता है। लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है, शराब घोटाले की जब बात आती है तो शराब नीति रमन सरकार में बनी। तो जब शराब नीति बदलने पर अरविंद केजरीवाल पर FIR होती है तो वो शराब नीति तो रमन सिंह सरकार में बनी थी, तो रमन सिंह पर FIR क्यों नहीं? अगर ईडी को करना ही है तो शराब नीति जिसने बनाई सबसे पहले उस पर FIR करनी चाहिए। हमने तो सिर्फ हमारी सरकार जब आई तो उसी शराब नीति पर काम करने का काम किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा नकली होलोग्राम और पैरेलल काउंटर बनाए गए, 2 काउंटर, एक बिना नकली होलोग्राम वाली शराब एक जगह बेची गई, एक जगह दूसरी होलोग्राम असली होलोग्राम की शराब बेची गई। जबकि आप देखिएगा मनु जी कि 4 महीने से इनकी सरकार है, कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ा। अगर आप एक काउंटर लगा रहे हैं, कोई नकली होलोग्राम नहीं है, तो शराब तो आपकी डबल हो जानी चाहिए इनकम, तो क्यों नहीं हुई? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर ये नए सिरे से पूछताछ शुरू होगी, नए सिरे से जांच शुरू होगी। क्या इससे कांग्रेस को कोई आपत्ति है? देखिए, ये जो बदले की कार्रवाई है या ये जो डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स है, ये जो एजेंसीज का विपनाइजेशन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हम तो इसके लिए जैसे अंग्रेजों के सामने हम सीना तान कर खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। ये जितना दमन करना है कर लें और सभी दलों का कर लें, सभी विचारधाराओं का कर लें। हम हर जांच का स्वागत करते हैं, पर हमारा कहना सिर्फ ये है कि उन घोटालों की जांच होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है। कहां ईडी जो चंदे के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो वसूली हुई, नीति तो यह कहती थी उसमें कोई बारकोड नहीं होगा, क्यों कोड डाला गया? विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। खुलेआम ईडी IT CBI को भेज भेजकर वसूली की गई। ऐसी देख लीजिए आप 60% कंपनियां हैं जो भाजपा को चंदा दी हैं, उनके यहाँ ईडी IT या CBI की कार्रवाई और दूसरे दिन उनको चंदा मिला। तो धन शोधन का सबसे बड़ा मामला
हिंदुस्तान नहीं, विश्व के अंदर ठीक है अनिल जी, ये आपका चंदे पॉइंट का आ मामला गया। है, तो इस पर कार्रवाई हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। प्रवीण साहू जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। अनिल चौहान जी कह रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रायल का कोई सबूत मिला नहीं है, चाहे आप दूसरी एफआईआर दर्ज करवाइए चाहे तीसरी करवाइए, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बदले की कार्रवाई है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं प्रवीण साहू जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। देखिए सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। नवरात्र के पावन पर्व और ईद के सभी को दर्शकों को शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ, केवल एक पहलू पर कहा कि पीएमएलए के अंतर्गत आपने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ। मनु जी, मैंने आपको नहीं कह रहा हूं, हमारे कांग्रेसी मित्र जो उनको मैं कह रहा हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। बिल्कुल, हमारे कांग्रेसी मित्र जो प्रचार कर रहे हैं कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, मैं उन्हीं मित्रों को बता रहा हूं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ, केवल मनी लॉन्ड्रिंग के एक पहलू को उन्होंने नकारा है। और इसी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए ईडी ने जो है ईओडब्ल्यू में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है। मैं तो कहता हूं कि यदि आपने कोई गलत कार्रवाई नहीं की है तो आप जो है बौखला क्यों रहे? आपकी बौखलाहट बताती है कि निश्चित रूप से दाल में कुछ न कुछ काला है। जिस प्रकार प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले 5 साल में सरकारी शराब की दुकान में 2-2 काउंटर थे, एक लीगल काउंटर, एक इलीगल काउंटर, और इस इलीगल काउंटर से प्रदेश की जनता से पैसा लूटा गया और गांधी परिवार के चरणों में डाला गया। मैं आपको बताता हूं कि प्रदेश की जनता ने पिछले 5 साल में क्या देखा कि सरकारी शराब की दुकान में अवैध शराब की बिक्री हो रही थी। यह तो कांग्रेस के कार्यकाल में यह हालात था कि 2161 करोड़ का, जो ईडी ने बताया कि 2161 करोड़ का घोटाला हुआ और जिसमें कहा गया कि लगभग 776 करोड़ रुपए राजनीतिक चंदे के रूप में पॉलिटिकल मास्टर्स के पास पहुंचा। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और परतें तो खुल रही हैं। आप आश्वस्त रहिए, यदि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो निश्चित रूप से आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। आप कई बौखलाहट बता रही है कि आप जो है निश्चित रूप से इसमें संलिप्त है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जो भी पॉलिटिकल मास्टर बचने का प्रयास कर रहे हैं, आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप जेल के पीछे जरूर जाएंगे, क्योंकि जनता जानती है कि अवैध शराब की बिक्री के कारण यहां पर सैकड़ों लोगों ने अपने जान को गंवाया है। और संवेदनहीन सरकार थी, सरकार ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये सब काला कारनामा चल रहा था। शराब के घोटाले के अलावा पिछले 5 साल सरकार ने बहुत घोटाले किए, चाहे वो सीजीपीएससी को घोटाला हो, चाहे गौमूत्र घोटाला हो, गोबर घोटाला हो, चाहे घोटाले की बहुत अनगिनत बात कह लो। लेकिन वर्तमान अगर की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले 5 साल में FL10 लाइसेंस के माध्यम से शराब की बिक्री होती थी। केवल 3 संस्थाओं के पास लाइसेंस था। जैसी हमारी सरकार बनती है 3 माह के अंदर हमने 12 संस्थाओं को यह लाइसेंस दे दिया, क्योंकि हमने टेंडर ओपन कर दिया। क्योंकि सरकार पारदर्शिता पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता पर हमेशा विश्वास करती है, काम करती है। लेकिन पूर्व के कांग्रेस सरकार ने हमेशा निश्चित रूप से सिंडिकेट बनाया, सिंडिकेट के माध्यम से भ्रष्टाचार किया। अब जब भ्रष्टाचार सिद्ध होने वाला है तो इनकी बौखलाहट बता रही है कि निश्चित रूप से आप जो है आप पर कार्रवाई होने वाली, इसलिए आप डरे समय है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी अनिल चौहान जी का हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी, लेकिन अनिल जी छोटा सा काउंटर कीजिएगा, फिर गंगेश जी आपके पास आ रहे। देखिए, जो हिंदुस्तान की जनता एक एक व्यक्ति जानता है कि चंदा लो और धंधा दो। चाहे मेघा का मामला हो, चाहे फॉर्चून गेमिंग का मामला हो, जो महादेव वेब से 100 गुना बड़ा सट्टा कंपनी है। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी ने सट्टेबाजों को, अपराधियों को और 2-2 कौड़ी के लोगों को चंदा लेकर अरब अरबों का काम दिया। ये पूरा देश देखा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कितनी बार एसबीआई को फटकार लगानी पड़ी, कैसे इनने एसबीआई को डोमिनेट किया, सीबीआई ईडी का कैसे इस्तेमाल किया, ये सारा देश जानता है। आज जो 1947 से अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार डी कंपनी, दाऊद की कंपनी या गुर्गों की तरह केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करे, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और रहा सवाल काउंटर का, तो मैंने पहले ही सवाल उठाया कि मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि वो बताएं, वो तो सिंगल काउंटर लगा रहे हैं, तो क्या डबल हो गया राजस्व? कहां है वो राजस्व? जब आप सिंगल काउंटर में शराब बेच रहे हैं, हमारे यहां तो डबल बिकती थी आप कह रहे हैं, तो कहां है राजस्व, कहां चला गया? एक्चुअली क्या है, जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आते हैं तो चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे विरोधी दल हो, इन सबको डोमिनेट करना, सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से छापेमारी करना और उनको अपने दल में मिलाना। पर महत्वपूर्ण बात यह है मनु जी कि कौन आएगा ईडी, सीबीआई, आईटी के झमेले में, या इनसे डरेगा कौन? भया दोहन किसका कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्ट होगा या कमजोर होगा सैद्धांतिक रूप से। तो उनको आप भाजपा में ले जाइए अपनी वॉशिंग मशीन से धो के। अशोक चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, छगन भुजबल, इतनी पार्टियों से सारे भ्रष्ट लोगों का मेला अमित शाह जी और मोदी जी के इर्द गिर्द लग गया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ 2014 से 24 तक अलग जगा रहे थे, उनमें उन लोगों को आप देखिए कि नवीन जिंदल को
24 घंटे पहले अमेरिका जाने से रोका गया, भाजपा ज्वाइन करते हैं, 2 घंटे में उनको राज्यसभा सदस्य बनाया जाता है, सॉरी टिकट दी जाती है लोकसभा की, और उसके बाद 12 घंटे के अंदर सीबीआई क्लीन चिट दे देती है। क्या इतनी सी बात जनता को समझ में नहीं आती कि कौन सा खेल चल रहा है? तो जितने भ्रष्ट लोग हैं उनका मेला भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ है। ठीक है, आप इसे पूरी तरह से राजनीतिक मानते लेके हैं। नंदराज पर्वत तक ये पूरा छत्तीसगढ़ बेचने पे लगे हुए हैं जब से इनकी सरकार आई है। गंगेश द्विवेदी जी, रोजगार, जो ये आप नए तरीके है धर्मांध भत्ता। ठीक है अनिल चौहान जी, आ गया आपका पॉइंट आ गया। गंगेश द्विवेदी जी, आप ईडी इस मामले में शराब घोटाले में नए तरीके से पूरी जांच पड़ताल शुरू होगी क्योंकि नई ECIR दर्ज की गई है। क्या इसका कोई चुनावी कनेक्शन है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूरी तरह से पॉलिटिकल है, इसमें कुछ नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि ये ईडी का फेल्योर है। एक्चुअली ईडी का इन्वॉल्वमेंट कभी भी किसी प्रकरण में तब आता है जब बड़े पैमाने पर कैश में ट्रांजैक्शन शो होता है। ईडी ने जो मामला दर्ज किया था शराब घोटाले का, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का वाला जो मामला था, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये सबूत ईडी ने पेश नहीं किए हैं। यानी यहाँ पे ईडी कहीं न कहीं अपने जो उनका मेन का पर्पज है, जो उनका मेन काम है, वो करने में असफल रही है। और बाकी जांच करने का, भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कितने का क्या हुआ, जो भ्रष्टाचार वाला मामला है, वो तो एसीबी और ईओडब्ल्यू करेंगे ही। हाँ। उनका FIR दर्ज ही है। तो ईडी जो है अभी फेल हुई एक्चुअली अपना सबूत देने में कि वहां पे बड़े पैमाने पर कैश में ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं, इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो यही वजह है कि अब ईडी फिर नए सिरे से सबूत इकट्ठा कर रही है और सबूत इकट्ठा करके फिर से FIR दर्ज करके नए सिरे सब गवाहों से। फिर सवाल ये उठता है कि जब आपने पर्याप्त सबूत आप इकट्ठा ही नहीं कर पाए तो फिर आपने पेश क्यों किए? आप और वक्त मांगते कि अभी हमारे पास सबूत नहीं है, जब इकट्ठा हो जाएंगे तब हम आप कोर्ट में जाएंगे। तो यही वजह, देखो इसी बात पे आ रहा है, यही वजह है कि लगातार कांग्रेस और दीगर पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी और IT का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे वक्त ये चीजें पेश हुई हैं जब विधानसभा के चुनाव थे, ऐसे वक्त पे सारी चीजें हो रही है जब लोकसभा के चुनाव सामने है। हाँ। तो इस तरह के सवाल उठने लाजमी है। और ये भी बातें सही है जो अभी कांग्रेस से प्रवक्ता है, ये बात लगातार आरोप में आ रही है और चीज देखने में आ रही है कि जो भी जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है वो भाजपा प्रवेश कर रहे हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जा रही है। ये सब चीजें तमाम जो घटनाक्रम बन रहे हैं लगातार और जिस तरह से यूज हुआ है और इस केंद्रीय एजेंसी का, तो उससे आरोप लगना स्वाभाविक है। और मैं ये कहता हूँ कि अभी केवल भाजपा शासनकाल में नहीं, यही आरोप आपको याद है यूपी में सीबीआई पे लगते थे कि सीबीआई जो है केंद्रीय सरकार का तोता बन गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी सरकार होती है जो केंद्र में बैठती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो दीगर पार्टी हो, अभी तक वो भाजपा और कांग्रेस ही रहे मेन केंद्र में, तो वो उनका चरित्र जो एक जैसा ही रहता है, किसी न किसी केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं और दूसरी पार्टी उन पर आरोप लगाती है। ये कुल मिलाकर मामला इसी तरह का और कहीं न कहीं इसमें लाभ लेने का तो दिखाई दे रहा है। सामने जो है चुनाव का है, सामने तो चुनाव का। फिर गंगेश द्विवेदी जी, ठीक है, अगर ठीक है आप जो कह रहे हैं कि ये आरोप तो लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन क्या इसका पॉलिटिकली फायदा होता है? क्या जनता के बीच में कांग्रेस ये मैसेज कन्वे करवा पा रही है कि वाकई ऐसा हो रहा है कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं और वॉशिंग मशीन और जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वाकई ये मुद्दा है जनता के बीच में कि इससे कोई फायदा होगा? निश्चित तौर पर देखिए, भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू था पिछले विधानसभा चुनाव में। वो इतना बड़ा इशू था कि कांग्रेस जो है ये कहीं संभावना नहीं थी हारने की, छत्तीसगढ़ में खास तौर पे, लेकिन कांग्रेस 35 सीटों में सिमट गई। उसमें एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार था। उसमें शराब घोटाला, कोल घोटाला, ये दुनिया भर के जितने भी घोटाले जो उजागर किए ईडी ने वो थे, और सीबीआई और PSC घोटाले, एक ये बड़ा मसला था जो लोगों के दिमाग में बैठा था। अब ये कितने सही है गलत है तो परिणाम बाद में आना है, लेकिन तत्काल में तो उसको जनमानस में असर तो पड़ा ही है। मुझे लगता है फिर से वही है। अभी जो डिसीजन आया है ये तो बल्कि कांग्रेस के पक्ष में है कि ईडी के आरोप को खारिज कर दिया, मतलब के केस को ही खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब है कहीं ईडी ने अपने सबूत देने में गलती की, ईडी कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग को शो ही नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं ईडी का केस कमजोर था, कहीं ना कहीं पूरा कमजोर था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो इसका नुकसान हुआ। अगर कांग्रेस को ठीक से प्रचारित करती है तो राजनीतिक लाभ मिलेगा इस चुनाव में, निश्चित तौर पर मिलेगा। प्रचारित कर पाती है तो उसका भाजपा को लाभ मिलेगा। प्रवीण साहू जी, 2-3 सवाल बनते हैं।
कि एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल है कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई मनी ट्रायल अभी दिखता नहीं है, जो ईडी ने जल्दबाजी में सबूत पेश किए हैं, ऐसा भी आरोप है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जब सर पर है, विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, उस दौरान यह मामला सामने आता है और जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसमें तथ्य भी पेश नहीं कर पाई ईडी। और दूसरी बात जो दीपक बैज भी कह चुके हैं, बार बार कई कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार करिए, बीजेपी में शामिल हो जाइए, सारे पाप धुल जाएंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया, टाइमिंग का। मैं आपको बताता हूं कि जब सत्ता में नहीं आए थे तब गंगा जल के हाथ में लेकर सौगंध खाए थे कि प्रदेश में शराबबंदी करेंगे। यही कांग्रेस की पार्टी जो शराबबंदी की बात कर रही थी और घर घर शराब की होम डिलीवरी करी थी। तो जनता जानती है कि शराबबंदी की बात कर घर घर शराब परोसने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और तो और जिस प्रकार में अगर बात करूं तो जनता जानती है कि एमआरपी से अधिक रेट जनता से वसूला गया और जनता का पैसा जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से गांधी परिवार तक पहुंचाएगा। ये आम जस मानस की बात है। ईडी की कार्रवाई को तुमने पृथक भी रख दो तो जनता जानती है कि शराबबंदी की बात करने वाले जनता को अवैध शराब की बिक्री करते, शराब की सरकारी शराब। तो सवाल यही है ना कि जब जनता जानती है, लेकिन क्या ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं थे ये प्रूफ करने के लिए? देखिए आदरणीय मनोज जी, देखिए ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उसके कार्यवाही पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। वो एक स्वायत्त संस्था है, अपने अनुसार वो काम कर रही है, तो जैसा काम उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं और इसलिए वो जो भी ईसीआर दायर दर्ज किए हैं तो उसके आधार पर वो आगे प्रस्तुत करेंगे अपनी जानकारी। लेकिन मैं भाजपा के दृष्टिकोण से अगर पक्ष रहूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे। यदि आप भाजपा के साथ साथ पूरे इंडी गठबंधन की अगर बात कर ले तो इंडी गठबंधन को लगभग समक्ष जितना चंदा हमको मिला है उतना तो आपको भी मिला है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आपको भी प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रश्न मत उठाइए। आप निश्चित रूप से इस देश की स्वायत्तता पर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन मैं और आपकी भाजपा पूरी जानती है, जनता जानना चाहती है आपके माध्यम से प्रश्न कि कौन कौन व्यक्ति इसमें पॉलिटिकल मास्टर्स थे। 776 करोड़ रुपए किसके पास पहुंचा? जनता यह जानती है कि कौन आपको पॉलिटिकल मास्टर्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर शुक्ला जी जब आपके संगठन के प्रभारी महामंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली के नेता यहां आकर अयाशी करते हैं। और रही बात वॉशिंग मशीन की, तो आदरणीय मनोज जी, मैं आपके चैनल पर सम्मानित प्रवक्ता होने के नाते बयान देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। कोई भी व्यक्ति को हमने कभी नहीं कहा कि निर्दोष है। किसी व्यक्ति को दोषी साबित करना या निर्दोष साबित करना यह न्यायालय का काम है। तो जो भी व्यक्ति दोषी होगा या निर्दोषित होगा उसका जो प्रमाण कोई देगा तो वो न्यायालय के समक्ष देगा और न्यायालय इसकी पुष्टि करेगा। तो हम केवल व्यक्ति की विचारधारा को देखकर अपने पार्टी में प्रवेश देते हैं और इसलिए हमने प्रवेश दिया है कई लोगों को। लेकिन इनकी विचारधारा केवल देश को लूटने की है, क्योंकि इनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और इस देश को बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त नेतृत्व है जिस देश को आगे बढ़ा रहा है। अनिल चौहान जी। मनु जी, भारतीय जनता पार्टी इस एक लोकप्रिय चैनल पर किस तरह झूठ बोलती है। देखिए, भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है यहां की ईडी एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। पढ़ के आइएगा साहब। प्रवीण साहू जी, आपको बता दूं कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वो सेंट्रल एजेंसी है। सीबीआई ईडी दोनों ये स्वायत्त संस्था नहीं है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, आपके अमित शाह जी के अंडर से चलती है। संविधान को और कानून को पढ़ लिया करिए, तब आप एक चैनल पे झूठ भरोसा करिए। हम उस पर इंटरफेरेंस नहीं करते। जब कांग्रेस सरकार में रहती है तो उस पर इंटरफेरेंस करती है, हम इंटरफेरेंस नहीं करते। अगर यही होता तो कोर्ट जो है उसको रद्द नहीं करता। हमने स्वीकार किया उस विषय को। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोर्ट के निर्णय का हम जो अवमानना नहीं करते। शाहबानो केस में क्या किया था आपने? जब निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता तो आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आपने बदल दिया था। ये हम हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं है, हम कोर्ट के निर्णय को मानने वाली पार्टी है। हमारे संस्कार ऐसे ही है और आपकी पार्टी ऐसी है जो विचारधारा आपकी हो वही जो है कोर्ट कहना चाहिए, वही संस्थाएं कहनी चाहिए। अनिल जी की बात पूरी होने दीजिए। अनिल जी तो अभी मैंने एक बखियां उधेड़ी है, अब अगला चैप्टर इनका देखिएगा। ये कहते हैं कि हम क्लीन चिट नहीं देते, न्यायालय देती है। सीबीआई ने अशोक चौहान और नवीन जिंदल को प्रवेश के 12 घंटे के अंदर ये लिख कर दिया कि इनके खिलाफ कोई अपराध कारित नहीं होता है। वो कौन सी न्यायालय है? सीबीआई। सीबीआई को आप न्यायालय मान लिए क्या? और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संस्था है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए आपको। हम तो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित करना है, निर्दोष साबित करना न्यायालय का काम है।
ये आपको छोटी सी बात समझ नहीं आती, क्योंकि आप स्वयं निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो सीजीपीएससी का घोटाला हो, चाहे कोयले की दलाली हो। जब आप अनेक घोटाले लीजिए, चाहे वो गोबर घोटाला हो, गौमूत्र घोटाला हो, या प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लोगों को ठगने का काम हो, आपके पार्टी के पूर्व नेता, मैं कह सकता हूं कि पूर्व हमारे डिप्टी सरकार की नाकामी के चलते 8,000 लोगों को घर नहीं मिला था। आपके पास सत्ता थी, क्या किया था? ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा छत्तीसगढ़ की जनता को, ना देश की जनता को। ओवरलैप हो रहा है। अनिल जी को बोलने दीजिए, मैंने उनको वक्त दिया है। मैंने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता पूरे समय झूठ परोसेंगे, और जब हम इनकी बखियां उधेड़ते हैं और जनता को समझ में आने लगता है सच कौन बोल रहा है, इसी तरह बौखलाहट में बीच में बोलते हैं। तो इनकी एजेंसीज कहती है कि कोई प्रकरण नहीं बनता है, और ये कहते हैं न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की कार्रवाई पे एक बार चिंता प्रकट की कि आप एक व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं कर पाए आज तक, सिंगल कल्पिट सिद्ध नहीं हुआ है आज तक, सिर्फ आपने भया दोहन और ब्लैकमेलिंग की है। 3% मामलों में चालान प्रस्तुत किए हैं, और पीएमएलए एक्ट जो भाजपा ने बनाया है उसमें स्पष्ट है कि जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा तब तक जमानत नहीं मिल सकती, और ये पूरक चालान प्रस्तुत करके ट्रायल नहीं होने देते, और उसके बाद चैनलों पर बैठकर कहते हैं कि 6 महीने से क्यों जेल में है, न्यायालय ने क्यों नहीं छोड़ा। तो भाजपा का सच ये है कि ये पीएमएलए एक्ट देते हैं रोलेक्स एक्ट की तरह, जो अंग्रेजों ने दिया था। हम जब आते हैं सरकार में तो हम सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार देते हैं, हम जनता को अधिकार देते हैं। भोजन की तो बात ही मत करिए, कोविड काल में चावल भेजा गया केंद्र की ओर से। आपकी सरकार जब थी प्रदेश में, आपने चावल घोटाला किया, विधानसभा के पटल पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी ने स्वीकार किया कि 69,000 मेट्रिक टन चावल जो है गायब हो चुका है। तो लोगों का भोजन छीनने का काम आपने किया, चाहे वर्तमान का सामान्य काल हो या कोविड काल। मुझे बस छोटा सा ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज प्रवीण जी और अनिल जी, अब आपको दोनों को रुकना होगा। अनिल जी आपके दोनों पॉइंट आ गए हैं। गंगेश जी बस छोटा सा लास्ट कमेंट, गंगेश जी छोटा सा कमेंट, क्या ये मुद्दा एक बार फिर बड़ा बनेगा, और जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष पर, क्या विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो पाएगा 2024 के चुनाव में? छोटा सा जवाब। देखिए, जिसका मैसेज जनता तक प्रभावशाली तरीके से पहुंच जाएगा वो इस मुद्दे को निश्चित तौर पर भुनाएगा। और मेरा एक छोटा सा सुझाव है पूरे देश की कानूनी सिस्टम में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन लिया कि कानून अपना काम करता है, एजेंसी अपना काम करती है, जो चुनाव या इससे प्रभावित नहीं होती है। लेकिन टाइमिंग को, चूंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसी आती है और हमेशा आरोप लगता है, तो टाइमिंग को लेकर पूरे देश में जो कानून के बड़े कानूनविद है उनके बीच ये बहस छिड़नी चाहिए, और एक ऐसा प्रोसीजर तैयार होना चाहिए जिससे कि ये खासतौर पर इलेक्शन के समय इस तरह की एजेंसियों के काम को लेकर कोई एक नियम बन सके, मतलब आचार संहिता के दायरे में बुलाना चाहिए। बिल्कुल आचार संहिता के दायरे में लाया जाए, या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इस तरह के कोई आरोप ही ना लगे और जनमानस को उसका प्रभाव ना पड़े। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शराब घोटाले मामले में अब नई ECIR दर्ज होगी, नई तरीके से जांच होगी, पूछताछ होगी, क्या निकलता है इस मामले पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।